LKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. मेरा नाम दक्षेश मिश्रा है। मैंने जेईई मेंस में 300 और 300 स्कोर किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या तरीकों से इस स्कोर को पाया। मैंने अपनी जेईई की तैयारी 11वीं कक्षा में ही चालू की है। स्टार्टिंग से ही मेरे फिजिक्स और मैथ्स मनचाहे सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने अच्छी तरीके से अपने आप ही पढ़ा करता था उन्हें। केमिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट स्टार्टिंग में भी कम था, बट मैं जानता था कि फाइनली एग्जाम में तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर वेटेज है, और अगर मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा करूं परीक्षा में, किसी भी सब्जेक्ट को कम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता। तो केमिस्ट्री में जो खुद के मन से लैक ऑफ इंटरेस्ट था, उसे इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या किया करता था, टेस्ट लिखता था। जब टेस्ट लिखता था केमिस्ट्री के टेस्ट में, मान लीजिए किसी टॉपिक में कम नंबर आ गए, वो नंबर देख के बुरा लगता था और उसी से मोटिवेशन आता था कि इस टॉपिक की और प्रैक्टिस करनी है ताकि नंबर बढ़े। फिजिक्स और मैथ्स में आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है प्रॉब्लम प्रैक्टिस, क्योंकि प्रॉब्लम प्रैक्टिस से ही आप अपनी नॉलेज और स्पीड को इंप्रूव कर पाएंगे। जब आप नए सवाल देखेंगे, आप सोचने के नए तरीके जानोगे, जब आप उनके सॉल्यूशंस जान लोगे, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स करके आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड है वो भी बढ़ेगी। फिजिक्स और मैथ्स में प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए मैं मोस्टली अपने कोचिंग के ही मॉड्यूल्स करता था, एलन के। उनमें काफी अच्छे सवाल दिए हुए हैं, और अगर आप सारे बना लो, आपकी जो प्रेपरेशन है काफी बढ़िया लेवल तक पहुंच जाएगी। केमिस्ट्री के जो 3 हिस्से होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में काफी चीजें लॉजिकल होती है, बच्चे वो अपने इंटरेस्ट से पढ़ भी लेते हैं, तब भी उसमें इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम प्रैक्टिस, और आप वही अपनी कोचिंग के मॉड्यूल से कर लीजिएगा। जब आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद, पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके लेटर चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स हो गया और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, भले ही अभी वो मेंस के सिलेबस से हट गया हो, अगर आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो आप ये सब पढ़ेंगे जरूर। इन टॉपिक्स को अगर आपको सुधारना है, आपको बस रीडिंग बहुत बार करनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें ज्यादातर चीजें जो है सभी मेमोरी बेस्ड हैं। और ये टॉपिक्स आप अगर अच्छी रैंक के लिए कोशिश कर रहे हैं, जरूरी है कि आप इन्हें बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। और जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स होगा आपके, जो कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस, फिनॉल्स, अल्कोहल ईथर्स, इनके जो मेजर फाउंडेशनल चैप्टर्स होते हैं, जो आपका सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, और ऐसे जो बेसिक मैकेनिज्म्स होता है, अगर आप इन्हें बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तो इन सब चैप्टर्स में जो रिएक्शन आने वाले हैं वो आपके देखे हुए होंगे और आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। जब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो आपके इनिशियल चैप्टर्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल में जो आपके पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज ट्रेंड्स हैं, उन्हें समझने से काफी फायदा होता है, क्योंकि उससे आपके जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैठ जाते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग में जो ट्रेंड्स हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर के, आयनिक कैरेक्टर के, कंपाउंड्स में सॉल्युबिलिटी के, थर्मल स्टेबिलिटी का, इन सबको भी अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जो आगे आने वाले चैप्टर्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कि ब्लॉक केमिस्ट्री में आपका एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनमें जो रिएक्शंस है उनका शायद आप सारे ना समझ पाओ, क्योंकि कुछ होते हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, बट ज्यादातर रिएक्शंस के आप समझ पाओगे, और आप जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसे समझ पाओगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे हो रहा है, और ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी कॉन्सेप्ट्स भी आप सीख जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में तो कुछ चैप्टर्स लोगों को मुश्किल लगते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन सब में एक बार आप जो अच्छी से रीडिंग ले लीजिए एनसीईआरटी की, उसके बाद अगर आपको और भी प्रोफिशिएंट बनना है इनमें, एक ही तरीका है, वो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। अभी जब आती है बात फिजिक्स की, फिजिक्स में प्रॉब्लम प्रैक्टिस के बारे में तो बात कर ही चुका हूं, बट एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है एक अच्छा स्कोर लाने के लिए, और आपके जो खुद के फिजिक्स के कंसेप्ट्स है उन्हें मजबूत बनाने के लिए, कि आप कॉन्स्टेंटली रीडिंग करते रहिएगा किसी टेक्स्ट बुक के। इससे एक तो आपके जो मेन कंसेप्ट्स है फिजिक्स के,
वो काफी स्ट्रांग बन जाएंगे, और आपको जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी उस आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि जब आप एक नया सवाल देखोगे, आप ये नहीं सोच रहे होगे कि क्या मैं जो सोचा वो सही है। आपके दिमाग में वो है कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ी थी, ये सही है, और मैं जो कर रहा हूँ वो भी सही है, मेरा जो आंसर आया है सही है। मैथ्स में एक बार जब आप थियोरी पढ़ लीजिएगा, जैसे कि आपकी डिफरेंशिएशन की थियोरी हो गई, इंटीग्रेशन की थियोरी हो गई, और फिर कोनिक्स की थियोरी हो गई, जो भी, जैसे इंटीग्रेशन की बात अगर हम करें, आपको अगर अपना इंटीग्रेशन टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है, आपको काफी नए नए सवाल देखने होंगे, क्योंकि काफी अलग अलग तरीके के सब्सटीट्यूशंस और मैनिपुलेशंस यूज किए जाते हैं इंटीग्रेशन के सवालों में, जिससे उन्हें ट्रिकी बना दिए जाते हैं। शायद वो लेंदी ना बने, बट काफी ट्रिकी हो जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इंटीग्रेशन को अगर स्ट्रेंथन करना चाहते हो, आप नए नए सवाल, ना कि वही पुराने सवाल, अलग अलग फॉर्मूला, वही फॉर्मूले बार बार प्रैक्टिस करते रहो। जब हम बात करें कोनिक सेक्शंस की, उसमें जो आपकी मेजर प्रॉपर्टीज होती है वो तो कोचिंग में पढ़ा दी जाती है, बट उनसे अच्छी तरीके से वाकिफ होने और याद रखने के लिए वही है कि आपको नए नए सवाल बनाते रहना पड़ेगा। और जो अभी अलजेब्रा हो गया, उसमें काफी ट्रिकी मैनिपुलेशंस आ जाती है कई बार, और उन्हें समझने में टाइम लग जाता है। तो इन सब चीजों को अगर आपको मैथ्स का जो स्कोर है ओवरऑल बढ़ाना है, वही एक तरीका है कि आप नए नए सवाल ढूंढिए जो मुश्किल हो, आपको अच्छे लगे, वो करते रहिएगा। उससे आपका मैथ्स जो है काफी स्ट्रांग बन जाएगा। इस प्रकार से आप तीनों सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं। अभी जब बात आती है टेस्ट में बढ़िया नंबर लाने की, उसका एक ही तरीका है कि आप मॉक प्रैक्टिस करते रहिएगा जो टाइम कंस्ट्रेंट हो। उसी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्पीड आएगी और आप समझेंगे कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो। अभी जो काफी कॉमन मिस्टेक है कि बच्चों को लगता है, बच्चे क्या करते हैं, सवाल में शायद इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए, आप करेक्ट स्टेटमेंट्स मार देंगे, ट्रू पूछे आप फॉल्स मार देंगे। इस सब को अवॉइड करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि आप सवाल एकदम धीरे से पढ़िए, जो सवाल का लैंग्वेज है उसे जस्टिस कीजिए, उसे टाइम दीजिए उसे समझने में, और आंसर मार्क करने से पहले भी आप एक बार देख लीजिए जो पूछा आप वही मार्क कर रहे हो कि नहीं। इस तरीके से जो कुछ सिली एरर्स है वो अवॉइड की जा सकती है। फिर जो एक और कॉमन मिस्टेक होती है कि बच्चे कैलकुलेशन में एरर्स कर देते हैं। जैसे कि अब आप लिख रहे हो और फिर एक फैक्टर कहीं छूट जाता है, भले ही आपका दिमाग में आइडिया सही है और मेथड भी सही है, बट आपको वो जो नंबर है वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपने एक, मान लीजिए 3 का फैक्टर है, 4 का फैक्टर है, कहीं छोड़ दिया, तो उसकी वजह से आपका आंसर गलत हो गया। उससे अगर आप इस गलती को हटाना चाहते हो, आपको कोशिश करना चाहिए कि जो आप अपना रफ वर्क कर रहे हैं, दूसरे लाइन लिख रहे हो, उससे उसी टाइम पे देख लेना पिछले लाइन पे जो लिखा है उसका हर एक टर्म या जो भी लिखा है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इससे कोई लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा आपके रफ वर्क के वक्त, और आपका आंसर हमेशा सही ही आएगा। फिर एक और जो तकलीफ होती है कुछ बच्चों को, वो होती है टाइम मैनेजमेंट की, कि वो जो 3 घंटे का टाइम है पेपर में, उसमें वो सारे सवाल सही से देख पढ़ नहीं पाते या अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उन्हें शायद कैलकुलेशन का टाइम नहीं मिलता। मैं अपना पेपर टाइम मैनेज करने के लिए क्या किया करता था, पूरे पेपर में जो भी सवाल मुझे अच्छे, मतलब 1-1.5 मिनट में मुझसे बन जाए, फट से बन जाए, मैं वो पहले राउंड में अटेम्प्ट कर लेता था। और जो क्वेश्चन मुझे देखते ही समझ रहा है कि हाँ ये थोड़ा लेंदी है, मैं उन्हें बाद के लिए छोड़ देता था। कि जब मेरे पास मुझे पता है कि मेरा पूरा पेपर का पहला राउंड करना ही है, उसके बाद जो बचेंगे 20-30% सवाल, वो मैं जो मुझे ट्रिकी लग रहे हो या थोड़े मुश्किल या लेंदी लग रहे हो, उन्हें तब कर लूंगा। मेरा पेपर अटेम्प्ट करते वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि मैं केमिस्ट्री पहले बनाऊं, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स। केमिस्ट्री के जो 2 पोर्शंस हो गए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, उनमें कैलकुलेटिव हिस्सा कम होता है, तो आप उन्हें फट से ही बना सकते हो अगर आपको रिएक्शन सही से याद हो। तो मैं कोशिश करता था कि पेपर के 35 से 40 मिनट में मैं अपनी केमिस्ट्री सॉल्व कर लूं, और फिर जो बाकी टाइम है मैं मैथ्स को देता था अगर कभी पेपर लेंदी आ जाए तो। मैथ्स फिर बनाता था अपने पहले राउंड के बाद। फिर फिजिक्स, मेरी फिजिक्स काफी अच्छी थी तो मैं स्पीड से सॉल्व कर पाता था,
फिजिक्स खत्म हो जाने के बाद मेरे पास मैथ्स के लिए काफी टाइम बचता था। अगर आप एक अच्छा स्कोर टारगेट कर रहे हो मेंस में या एडवांस में, आपको कोशिश करनी चाहिए जो आपके पेपर के 3 घंटे हैं उससे 15-20 मिनट पहले ही खत्म हो जाए आपका पेपर, ताकि आपको मौका मिले जो आपको लग रहा हो शायद मैंने यहाँ कहीं गलती की हो या मेरे को शायद ये चीज ढंग से याद नहीं थी, उनके बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में सोचने को आपको पूरा मौका मिलेगा। और अगर आप सोचेंगे शायद आपको सही आंसर भी मिल जाए। इस प्रकार आप अपने पेपर में आने वाले स्कोर को काफी इम्प्रोवाइज कर सकते हो। मैंने अभी तो बात कर दी कि आप तीनों सब्जेक्ट में स्कोर्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो और पेपर टाइम मैनेज कैसा करना चाहिए। इसके बाद जो एक तकलीफ होती है कि ऑन द डे ऑफ द फाइनल एग्जाम आपको थोड़ी नर्वसनेस होगी कि क्योंकि आप शायद 2 साल 3 साल उसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और उस एक दिन को अगर आपने बुरा कर दिया तो शायद आपका जो 2 साल से आप मेहनत कर रहे हो उसका जो आपको आउटपुट मिलना चाहिए वो ना मिल पाए। तो जो मेरा कहना है कि अगर आपको जो ये नर्वसनेस वाली प्रॉब्लम है उसके साथ डील करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग डिफिकल्टीज के मॉक पेपर्स देने चाहिए। आसान पेपर भी देने चाहिए और मुश्किल पेपर भी देने चाहिए, क्योंकि आखिरी में पेपर से पहले किसी को नहीं पता कि पेपर कितना मुश्किल आने वाला है। हो सकता है पेपर काफी आसान आ जाए, हो सकता है पेपर मुश्किल ही आ जाए। तो अगर आप हर प्रकार का पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कोई भी पेपर आ जाए मुझे इस तरीके से अटेम्प्ट करना है ताकि मैं जितने नंबर का पढ़ के गया था, भले ही मेरी मेहनत इतनी हो कि हाँ मुझे ज्यादा से ज्यादा 270 नंबर आते हैं, पूरे 270 नंबर उस पेपर के आ जाएंगे। इस प्रकार से अगर आप सच्चाई के साथ मेहनत करते रहे अपने लक्ष्य की तरफ, आप जरूर उसे पाएंगे। और अगर आपका जो भी जेईई मेंस का सेकंड सेशन है या जेईई एडवांस हो उसमें भी काफी अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट।